नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी और वाम पार्टियां भारत को हमेशा कमजोर करने के पीछे लगी है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर भारत में चीन के खिलाफ अकेले लड़ने की हिम्मत है और चाइना के खिलाफ भारत मजबूती से लड़ रहा है। ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि यूरोप के सबसे बड़े थिंक टैंक का कहना है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिकी राजदूत ने ईरान को बताया दुनिया में आतंकवाद का नंबर 1 स्पॉन्सर। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त बगावत की खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 पूर्व मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। एक एक करके आपको सारी जानकारियां देंगे, सारी अपडेट पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री का जमकर समर्थन करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वैश्विक कूटनीति को लेकर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण भारत को समर्थन मिल रहा है, उसका आप पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में वाम पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इन दोनों पार्टियों ने क्या भारत को कमजोर कर रखा है या नहीं किया है? जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम आपको बता दें कि बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी और वाम पार्टियों को लगा है तगड़ा झटका। भारत को लगातार कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग बयान देते हैं, और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर इन दोनों पार्टियों को लगा है करारा तमाचा। और गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह से चाइना को करारा जवाब दिया था, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी भारत की सेना से ही सवाल पूछ रही है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर यूरोप के सबसे बड़े थिंक टैंक ने कहा है कि भारत चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अकेले दम पर पूरी तरह से मजबूत और कड़ी चुनौती देने वाला देश है। यानी भारत के अंदर सारी वो क्षमता मौजूद है जिससे चाइना को करारा जवाब दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि 15 जून को भारत के वीर सैनिकों ने ये बता दिया कि चाइना के साथ वह किसी भी तरह की परिस्थिति में चाइना के खिलाफ मजबूती से करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी यूरोपीय थिंक टैंक का समर्थन करते हैं और इसको कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाचा समझते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अमेरिकी राजदूत ने ईरान को बताया दुनिया में आतंकवाद का नंबर 1 स्पॉन्सर। दरअसल दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच में वाक युद्ध लगातार चल रहा है, और ऐसे में अब अमेरिका के राजदूत कैली क्रॉप ने ईरान को दुनिया में आतंकवाद का नंबर 1 प्रयोजक बताया है। दरअसल दोस्तों अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर इसी तरह से बयानबाजी करते हैं, और यहाँ तक कि कई बार एक दूसरे के क्षेत्र के अंदर मिसाइल दागते हुए भी दिखाई देते हैं। एक और जानकारी की माने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कहे जाने वाले अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव में 2 देश दखल दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लगातार चुनाव प्रचार डोनाल्ड ट्रंप और जॉय बाइडेन की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। और ऐसे में खुफिया एजेंसी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में विदेशी ताकतें दखल दे रही हैं, जिसमें चाइना और रूस का नाम सबसे आगे है। ऐसे में दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अंदर चुनाव में विदेशी ताकतों का दखल होना यह दिखाता है कि पूरी दुनिया में किस तरह से अमेरिका और चाइना अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए किस तरह से अपने सोशल मीडिया और खुफिया तंत्र का इस्तेमाल करती है। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राम मंदिर निर्माण के बाद कांग्रेस पार्टी में बगावत रुकती हुई समझ में नहीं आ रही है। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी की किसान इकाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम कुमार वालिया ने शुक्रवार को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में स्थित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई नेतृत्व है, ना तो कोई नियत है, और ना ही कोई नेता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाई भतीजावाद की पार्टी बन गई है, जहां पर जमीन से जुड़े लोगों को अपमानित किया जाता है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब समझ गए हैं कि उनकी पार्टी में रहकर उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सारी मेहनत का फायदा उठा रहे हैं। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका के अंदर माइक पोम्पियो ने भारत समेत 5 देशों के विदेश मंत्री से बात की है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कोरोना वायरस और वैश्विक महामारी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 5 देशों के प्रमुखों के साथ समीक्षा की है। और इस दौरान चाइना को लेकर भी बातचीत की गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजराइल और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री भी शामिल हुए, जहां पर रणनीति बनाई गई है कि कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है, और साथ ही साथ चाइना को प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में कैसे घेरना है, इसको लेकर भी चतुष्कोणीय गठबंधन बनाने को लेकर बातचीत की गई है। और एक और जानकारी है, जहां पर ताजा सर्वे में जानकारी सामने आ रही है, जहां पर तकरीबन 60% जनता चाहती है कि भारत सरकार को चाइना को करारा जवाब देने के लिए युद्ध की स्थिति
स्थिति को भी अपने विकल्प के तौर पर रखना चाहिए। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चाइना को लेकर जिस तरह की नीति अपनाए हुए हैं वह बिल्कुल ठीक नीति है और देश की जनता जो चाहती है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, तो आप जरूर प्रधानमंत्री के समर्थन में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसी के साथ दोस्तों, देश की जनता चाहती है कि चाइना के खिलाफ वह युद्ध के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम अपनी आत्मसम्मान से बिल्कुल भी अब समझौता नहीं कर सकते हैं। भारतीय जवानों ने जिस तरह से चाइना को करारा जवाब दिया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चाइना को ललकार लगाई है, उसके बाद ये बात तय हो चुकी है कि चाइना के खिलाफ भारत अपना स्टैंड और मजबूत रखने वाला है। ऐसे में दोस्तों, सर्वे के अंदर तकरीबन 70 से लेकर 72% लोगों ने कहा कि अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो भारत चाइना को आसानी से हरा देगा, जबकि 9% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। और ऐसे में दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या भारत चाइना को पूरी तरह से शिकस्त देने के लिए कितने प्रतिशत मजबूत है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। 0 से लेकर 100% के बीच का आंकड़ा जरूर लिखिएगा। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हांगकांग के शीर्ष अधिकारियों पर अमेरिका ने लगाया बैन। भड़का चीन कही ये बात। हांगकांग के अंदर चीन ने अमेरिका के उस कदम पर तीखा विरोध किया है जिसमें अमेरिका ने हांगकांग के शीर्ष अधिकारियों पर बैन लगा दिया। हम आपको बता दें कि चाइना के द्वारा हांगकांग के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद पूरी दुनिया के कई देशों ने इसका विरोध किया। अमेरिका ने भी हांगकांग के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर चाइना ने भी पलटवार करते हुए अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला है। एक और जानकारी की माने तो भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच में बातचीत खत्म हो गई है। ड्रैगन के किसी झांसे में नहीं आएगी भारतीय सेना। भारतीय सेना की दो ही मांग है कि भारत की जमीन को चाइना जो मई के बाद यथा स्थिति को बिगाड़ के अपनाया हुआ है उसको वापस करे और अपनी पुरानी स्थिति पर पहुंचे, यानी भारत की जो जमीन जिस पर भारत का दावा है, जिसके अंदर चाइना के घुसपैठ की खबरें सामने आ रही है। भारत चाहता है कि पहले चाइना उस क्षेत्र को खाली करके अपनी पुरानी स्थिति पर पहुंचे और इसी के साथ में भारत और चाइना के बॉर्डर के पास चीन अपने सैन्य उपक्रमों की संख्या कम करे, सैनिकों की संख्या कम करे, उसके बाद ही तनाव में कुछ कमी आ सकती है। और ऐसे में दोस्तों, भारतीय सेना ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। भारत ने चाइना के एक एक मूवमेंट को लेकर अपनी नजर बनाए हुए है और जैसे ही चाइना कोई कदम उठाएगा तो उसका करारा जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तरह से अपने सैन्य हथियार और भारत के सैनिकों को मुस्तैद कर दिया है। एक और जानकारी की माने तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि दाऊद जैसे आतंकियों को पालता है पड़ोसी मुल्क। अगर उसने दाऊद जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो भारत अपने स्तर पर कुछ और कड़े कदम उठाएगा। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र परिषद के अंदर भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे जमकर खरी खोटी सुनाई है और दुनिया के देशों से आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की है। भारत की ओर से 2 टूक कहा गया है कि अब समय पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आ गया है। सभी पूरी दुनिया के देशों को मिलकर उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो आतंकवाद को शह देते हैं और सीधे सीधे भारत का निशाना पाकिस्तान की ओर था। एक और जानकारी की माने तो संजय दत्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए हैं सांस लेने में तकलीफ के बाद। ये जानकारी सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, कोरोना को लेकर हालांकि कोई अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो भी सामने आएगी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। और एक और जानकारी है, जहां पर ट्रंप को कुर्सी से हटाने के लिए चीन चल रहा है चाल। खुफिया अधिकारियों की ओर से यह दावा किया गया है अमेरिका के चुनाव को लेकर चाइना की ओर से दखलबाजी की जा रही है। और एक और जानकारी है, जहां पर रूस, बाइडेन और चीन ट्रंप को जिताने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। एक और अपडेट की माने तो जापान के जहाज से तेल रिसाव के बाद मॉरिशियस ने की पर्यावरण आपातकाल की घोषणा। दरअसल दोस्तों, जापान के शिप एमवी वाकासियो में करीब 4000 टन ईंधन भरा हुआ था, जिसके रिसाव से बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो गई, जिससे समुद्र के अंदर तेल का बिखराव हो गया। और बाद में मॉरिशियस की सरकार को कड़ा फैसला लेते हुए प्रविंद जगन्नाथ जो मॉरिशियस के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया और पर्यावरण के आपातकाल की घोषणा कर दी है। हम आपको बता दें कि भारत के मूल्य के हैं प्रविंद जगन्नाथ जो मॉरिशियस के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे में दोस्तों, भारत मूल के कई सारे नेता आज पूरी दुनिया के अंदर कई सारे देशों को लीड कर रहे हैं और ऐसे में भारत ने भी मदद पहुंचाने की बात कही है। एक और जानकारी की माने तो अगर पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो सकते हैं तो अखंड भारत क्यों नहीं हो सकता। हम आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें पूर्वी हिस्सा रूस के कब्जे में था और बाकी पश्चिमी हिस्सा ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के हिस्से में था। बाद में 1990 के दशक में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद दोनों देश के हिस्से एकजुट होकर एक बार फिर से जर्मनी बन गया। और इसी का हवाला देते हुए भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन आरएसएस ने कहा कि अगर पूर्वी और पश्चिम जर्मनी एक हो सकते हैं तो भारत अखंड क्यों नहीं हो सकता, अखंड भारत की स्थापना क्यों नहीं हो सकती है। अखंड भारत का सीधा मतलब है पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
और नेपाल के साथ साथ म्यांमार से नीचे थाईलैंड तक का हिस्सा भारत की भूमि हो। और इसी के साथ में दोस्तों भगवान शिव का कैलाश पर्वत जो अभी चाइना में है वह भी भारत का हिस्सा होने वाला है। तिब्बत के साथ भारत की सीधी सीमाएं जुड़ जाएंगी। और एक और जानकारी है जहां पर अगर आप भी भारत के अंदर अखंड भारत बनाने के मुहिम का पूरा समर्थन करते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अखंड भारत के सपने में आपकी ओर से आप क्या जोड़ना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर OIEC को दो फाड़ करने की धमकी पाकिस्तान पर पड़ी भारी। सऊदी अरब ने बंद की तेल की आपूर्ति, मचा है हड़कंप। दरअसल दोस्तों इस्लामिक देश होने के नाते कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया से समर्थन मांग रहा है, खासकर इस्लामिक देशों से। लेकिन सऊदी अरब ने जिस तरह से पाकिस्तान को झटका देना शुरू कर दिया है उसके बाद ये बात तय हो गई है कि पाकिस्तान अब इस्लामिक देशों के संगठन के अंदर भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है। और यहाँ तक कि उसके द्वारा उठाए जा रहे कश्मीर के मुद्दे नेगेटिव हो जा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को दो फाड़ करने की धमकी देना पाकिस्तान को महंगा पड़ा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार में तेल देना बंद कर दिया। पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है लेकिन सऊदी अरब अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें कि आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने दिवालिया होने से बचाने के लिए 2018 के अंदर सऊदी अरब की सरकार ने 6.2 अरब डॉलर का ऐलान किया था। और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर चीन पाकिस्तान की मदद करने की बात तो कर रहा है लेकिन चीन की ओर से भी अब मदद में देरी की जा रही है। वहीं पर दूसरी ओर पाकिस्तान को पालने वाले सऊदी अरब ने भी अपना रुख और ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ कर लिया है। और भारत के साथ सऊदी अरब के संबंध काफी मजबूत हुए हैं और 100 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश भारत के अंदर सऊदी अरब करने जा रहा है। और सऊदी अरब समझ गया है कि पाकिस्तान के साथ रहकर ना तो उसकी आर्थिक तरक्की होने वाली है और ना ही पूरी दुनिया में उसका नाम होने वाला है। एक और जानकारी की माने तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना अगर आप लोग भी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेघवाल जी के लिए लिखकर बताइए। एक और जानकारी की माने तो कोरोना वैक्सीन के नाम पर राष्ट्रवाद का डंका बजाना सही नहीं है। WHO की ओर से यह बयान दिया गया है। WHO की चिंता यह है कि अगर कोई देश कोरोना की वैक्सीन बना लेता है तो वो राष्ट्रवाद के नाम पर वह वैक्सीन पूरी दुनिया को देने से मना कर सकता है। और इसलिए इस तरह की किसी भी चीज का हमको विरोध करना चाहिए क्योंकि पूरा विश्व कोरोना की महामारी की चपेट में है। और ऐसे में दुनिया का कोई भी देश अगर कोरोना की वैक्सीन ढूंढता है तो वो पहले उन वैक्सीन का इस्तेमाल अपने देश में कर सकता है लेकिन अन्य देशों को भी वैक्सीन बनाने की इजाजत उसे देनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि महामारी के इस दौर में राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को साकार करने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होना चाहिए और कोरोना की दवाई बनाने का फायदा पूरी दुनिया के सभी लोगों को होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वैसे भी भारत की संस्कृति भी कहती है कि वसुदेव कुटुंबकम। और एक और जानकारी है जहां पर कोझिकोड प्लेन क्रैश घटना को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर कोझिकोड प्लेन क्रैश दुर्घटना नहीं है बल्कि हत्या है। पटना जम्मू में भी हो सकते हैं ऐसे हादसे। एयर सेफ्टी एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन ने बयान दिया है जिसके बाद काफी ज्यादा इस पर घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और जानकारी की माने तो अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बोले मैंने कहा था कि मैं इसे हरा दूंगा। और ऐसे में दोस्तों कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़े बड़े लोगों को सफलता मिली है। अगर आप भी देश के अंदर जितने भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनका हौसला अफजाई करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ मोटिवेशनल कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ताकि पता चले कि आखिर आप लोगों के क्या विचार हैं कोरोना के लिए और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे लोगों के प्रति। और एक और जानकारी है जहां पर श्रीलंका के चुनाव को लेकर जो पहले चर्चाएं चल रही थी बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2/3 बहुमत से जीती है श्रीलंका के अंदर SLPP की सरकार बन गई। चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे महिंद्र राजपक्षे। दरअसल दोस्तों चाइना से करीबी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं और ऐसे में भारत ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है जहां पर राजपक्षे और उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे दोनों धीरे धीरे करके भारत से संबंध सुधार रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कार्यकाल के अंदर जिस तरह से चाइना ने श्रीलंका पर कब्जा करने के लिए उसको कर्ज दिया और बाद में उस कर्ज के तले श्रीलंका को अपना हम्बन टोटा का पोर्ट यानी बंदरगाह गंवाना पड़ा है, वह स्पष्ट इस बात को दिखाता है कि चाइना के द्वारा भारत के पड़ोसियों को कर्ज देकर कर्ज में डुबाकर उसकी संपत्ति हड़पने का अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसे में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री महिंद्र पक्षे भी इस बात को समझते हैं और उन्होंने भी भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात कही है। एक और जानकारी की माने तो बेरूत के अंदर हुए विस्फोट को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर विस्फोटक के भंडारण को लेकर कई बार चेतावनी दी गई थी लेकिन वहां की सरकार ने इसे नहीं माना और इसका खामियाजा वहां की जनता को उठाना पड़ा है। जहां पर इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि लोग इसकी चपेट में आ गए हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। एक और जानकारी की माने तो कुलभूषण
कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर पाकिस्तान की अदालत ने 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया है। हालांकि पाकिस्तान की किसी भी सरकार और वहां की कोर्ट से उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि हमारे देश के कुलभूषण जाधव को न्याय मिलेगा, और इसीलिए भारत को कोई और विकल्प ढूंढना होगा, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हो या फिर यूनाइटेड नेशन का। पाकिस्तान को घेरने के लिए सभी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द आजाद कराना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है। और एक और जानकारी है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए अब अमेरिका के अंदर भी उठी आवाज। सड़कों पर दिखे हैं पोस्टर। दरअसल दोस्तों, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लोग को लेकर कई जगह मुहिम चलाई जा रही है। और एक और जानकारी है जहां पर प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत संडे को खाते में पहुंच जाएंगे 2000 रुपए की छठी किस्त। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे धनराशि जारी, 8 करोड़ किसानों का होगा फायदा। इसी के साथ में 69% लोगों ने माना कि चीन को मोदी सरकार ने दिया है करारा जवाब, आगे और करारा जवाब देने की जरूरत है। एक और जानकारी की माने तो रूस में अगले हफ्ते रजिस्टर होगी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। और ऐसे में भारत और रूस के संबंध तो दोस्तों आपको पता ही है कितने अच्छे हैं। हम आपको बता दें कि दुनिया के अंदर किसी भी देश में वैक्सीन बनेगा तो इसका फायदा भारत को पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान और चीन को छोड़कर वहीं पर चीन में अगर वैक्सीन बनता है तो अमेरिका को भी सोचना होगा। अमेरिका भी अपने स्तर पर कोशिश करेगा और चीन से वैक्सीन जल्द से जल्द प्राप्त करेगा। वहीं पर पाकिस्तान के मामले को लेकर भारत को अपनी एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। और एक और जानकारी है जहां पर वैसे भी पाकिस्तान से वैक्सीन बनाने की उम्मीद तो पूरी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। हो सकता है कि कुछ झूठे दावे पाकिस्तान हाल फिलहाल में कर दे, लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो तकनीक है और ना ही उस स्तर के वैज्ञानिक है जो कोरोना की दवाई ढूंढ लेंगे। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान के ढूंढने की बस की नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए कुछ देशों पर लगे प्रतिबंधों को ढील देने की जरूरत है। दरअसल यूनाइटेड नेशन की ओर से यह सुझाव दिया गया। एक और जानकारी की माने तो सोने ने बनाया है नया रिकॉर्ड। चांदी 19 साल के पुराने रिकॉर्ड पर पहुंच गया है और चंद कदम दूर है नया रिकॉर्ड बनाने से। दरअसल दोस्तों, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। ताजा मिली जानकारी के अनुसार सोने और चांदी के दामों में इतना इजाफा हुआ है कि सोने के दाम अब बढ़कर 53,976 के पार पहुंच गए हैं। और अभी का अपडेट आपके पास कितना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये खबरें कैसी